नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दिग्रूप सिंह ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम पार्ट नंबर 8 में जल परिवहन पे बात करेंगे। हमारे 2 बिंदु रह गए हैं, जल परिवहन। इसके बाद में हम एक वीडियो में वायु परिवहन में संचार को पूरा कर लेंगे। तो आज हम बात करते हैं जल परिवहन पर। हमारे सिलेबस में टोटल 2 प्रकार के जल परिवहन को बांटा गया है, एक आंतरिक और एक महासागरीय। महासागरीय में 8 बड़े रूट्स पर बात करेंगे, जबकि आंतरिक जल परिवहन में हम विभिन्न देशों का आंतरिक जल परिवहन देखेंगे। कुछ एक ही रहा है, राइन का, वोल्गा का, डैन्यूब का और आंतरिक वृहद झीलों का जो जलमार्ग है यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर। इन्हीं 8-10 बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। इसके बाद हम एक क्लास के अंदर वायु परिवहन और संचार पे जो है वो बात करेंगे। अच्छा, मैंने बात की थी कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि एक बात आप जब रोड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे या रेल ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो उसमें सड़क पर घर्षण बल लगता है। दूसरा, जल परिवहन में स्थल की अपेक्षा घर्षण जो है वो कम होता है। घर्षण जो है वो कम होता है, सबसे सस्ता साधन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें आपको मार्ग बनाने का खर्चा जो है वो नहीं उठाना पड़ता, इसमें मार्ग नहीं बनाए जाते, यानी हमें रूट्स का निर्माण नहीं करना पड़ता इसके अंदर। सामान्य तौर पर अब उत्तरी भारत में अगर आप लकड़ी का जो व्यापार देखेंगे तो वहां लकड़ी काट के लट्ठों के माध्यम से गंगा नदी में प्रवाहित की जाती है और उसका कोई भी जो है वो परिवहन का जो रुपीज जो है या उसका जो मूल्य है वो नहीं लगता। तो मार्ग नहीं बनाए जाते, स्थल की अपेक्षा घर्षण कम होता है और तीसरी बात, सबसे सस्ता साधन है। अब जब हम महासागरीय परिवहन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? महासागरीय परिवहन की, तो वो किसके माध्यम से होता है? बंदरगाहों के माध्यम से होता है। विभिन्न प्रकार के बंदरगाहों का निर्माण देश अपनी तटीय सीमा पर करते हैं, जहां बड़े बड़े जहाज जो है वो आकर रुकते हैं और उनसे जो है वो माल ढोया या उतारा जो है उन पर जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से पोर्ट हैं। वैसे हम पिछले भूगोल में दुनिया के बड़े पोर्ट्स पर बात करके आ चुके हैं। इसके अलावा हमने जो भारतीय पोर्ट है उन पर भी बात कर ली है। तो पोर्ट जो है यानी महासागरीय पतन या जिसको आप बंदरगाह कहते हैं, ये जो भी सामान है उसको निर्यात और आयात का केंद्र बनाते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो है वो जल परिवहन जो है वो सामान्य तौर पर किया जाता है। चलिए, जल परिवहन को मैंने बात की कि 2 प्रकार के मार्गों में विभाजित किया गया है। अगर हम जल परिवहन की बात करें तो इन्हें 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है महासागरीय मार्ग और दूसरे हैं आंतरिक जलमार्ग। विभिन्न देशों के आंतरिक जलमार्ग भी जो है वो है। हम बड़े 8 महासागरीय मार्गों पर बात करेंगे। एक उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, उत्तर माशा मार्ग, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी अटलांटिक और दुनिया के 2 बड़े परिवहन के मार्ग, पनामा नहर और सुएज नहर पर बात करेंगे। तो ये जो 8 बड़े रूट्स है उस पर आंतरिक जलमार्ग में हम वोल्गा, डैन्यूब, आंतरिक वृहद झीलों के जो जलमार्ग हैं उन पर बात करेंगे। तो जल परिवहन को 2 पार्टों से बांटा गया, एक महासागरीय, आंतरिक। आंतरिक जल परिवहन ज्यादातर नदियों और झीलों के द्वारा किया जाता है, नदियों, झीलों या नहरों के द्वारा, जबकि ये महासागरों यानी ओशियन के द्वारा किया जाता है और इन्हीं के लिए आप पोर्ट का निर्माण करते हैं। केंद्र का निर्माण जो है, बंदरगाहों का निर्माण जो है वो इन्हीं के लिए किया जाता है। तो हम पहले दुनिया के 8 बड़े महासागरीय मार्गों पर बात करेंगे कि कौन कौन से महासागरीय जलमार्ग हमें पढ़ने हैं। और हम विश्व के मैप पर इन्हें प्रदर्शित करेंगे, साथ में देखेंगे कि कौन कौन सा जलमार्ग जो है वो किस किस कंट्री में
स्थित है। चलिए हम बड़े 8 रूट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। नंबर 1 यहां स्थित है उत्तरी अटलांटिक। दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। दुनिया के 2 बड़े रूट्स, एक तो भूमध्य सागर और हिंद महासागर रूट और एक उत्तरी अटलांटिक। अगर आप दुनिया का सबसे व्यस्तम जलमार्ग की बात करें तो वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे को यूरोप के पश्चिमी किनारों से जोड़ता है। विश्व के 25% जहाज इसी रूट पर चलते हैं और दुनिया का सबसे व्यस्तम जो जलमार्ग है वो यही है। दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। विश्व की सर्वाधिक आबादी को सेवा देने वाला जलमार्ग यही है और सबसे लंबा जलमार्ग भी यही है। पहले कभी ये जलमार्ग सुएज नहर के बनने से पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार कर इस प्रकार चलता था, परंतु सुएज नहर के बनने के बाद ये जलमार्ग कुछ इस प्रकार चलने लगा है। काफी दूरी जो है वो कोलंबो और लिवरपूल के बीच में इस मार्ग के सुएज मार्ग के बनने के बाद में बहुत कम हो गई है। ये पहले 2 जलमार्ग है कि भूमध्य सागरीय। तीसरा है उत्तरमाशा जलमार्ग। इस जलमार्ग को, इस रूट को जो है वो उत्तरमाशा जलमार्ग कहते हैं। हम एक एक पर बात करेंगे कौन कौन से रूट कहां स्थित है। यूरोप के पश्चिमी किनारे को अफ्रीका के पूर्वी और पश्चिमी किनारों से मिलाने वाला जो रूट है वो उत्तरमाशा जलमार्ग है। अभी उत्तरमाशा अंतरिक्ष या समुद्री जलमार्ग। इसके बाद में फिर है पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी किनारे से मिलाने वाला दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। एक जलमार्ग ये है। इसके बाद में फिर है उत्तरी प्रशांत महासागर का उत्तरी किनारा, जो कि एशिया के पूर्वी किनारे को उत्तरी अमेरिका के कौन से किनारे से, पश्चिमी किनारे से मिलाता है। इसी प्रकार फिर अगला जलमार्ग जो है वो है दक्षिणी प्रशांत मार्ग। दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग, इस पर भी बात करेंगे। फिर हमारे लिए जो 2 महत्वपूर्ण परिवहन है, एक सबसे पहला भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाने वाली सुएज नहर और अटलांटिक को प्रशांत से मिलाने वाली पनामा नहर। हम इन 8 समुद्री मार्गों पर बात करने वाले हैं अपने सिलेबस में। उत्तरी अटलांटिक, फिर भूमध्य सागर हिंद महासागरीय, उत्तरमाशा, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत और फिर सुएज और पनामा नहर। टोटल 8 रूट्स पर लाइन से सभी एक एक जलमार्गों पर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग पर। नंबर 1, इसके बारे में क्या क्या मेन बातें हैं, क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। तो पहला है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। नॉर्थ अटलांटिक जो रूट है उसकी बात करनी है। पहले जो क्वेश्चन सबसे मेन जो आपके 12वीं की किताब के हिसाब से आता है कि विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग जो है वो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है। इस पर आगे डिटेल से बात करेंगे और क्या क्या प्रमुख चीजें हैं ध्यान रखेंगे। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। दूसरा चीज, इसे वृहद ट्रंक मार्ग और विश्व के 2 बड़े देशों को, बड़े भागों को आपस में जोड़ता है, जो अत्यधिक विकसित है। यानी ये जो रूट है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे को यूरोप के किस किनारे से जोड़ता है? पश्चिमी किनारे से जोड़ता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर जो
कनाडा और यूएसए जैसे देश है, इनको यूरोप के देशों से आपस में जोड़ता है। वह ट्रंक मार्ग कहते हैं यूएसए व यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन देशों को आपस में जोड़ता है। पहली तीसरी बात ये देखो ध्यान रखनी है, विश्व का लगभग 25% विदेशी व्यापार, लगभग 1/4, विश्व का लगभग 25% विदेशी व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो बड़ी बात कि विश्व का लगभग 25% जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो इस रूट से होता है। तो बात की कि यूएसए में यूरोपियन देशों को आपस में जोड़ता है और इसमें बृहद ट्रंक मार्ग और विश्व का सबसे व्यस्तम जलमार्ग जो है वो यही है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसके महत्वपूर्ण पतन कौन सी है। तो कुछ तो हमें एक तो ध्यान रखना है, इधर न्यूयॉर्क बंदरगाह, इधर आप ध्यान रखेंगे लिवरपूल, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, इसको भी आपस में जोड़ता है। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध लंदन, इनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो ये जलमार्ग करता है। तो प्रमुख बंदरगाहों में अगर बात करें तो इसके ऊपर न्यूयॉर्क, लंदन, एम्स्टर्डम और लिवरपूल जैसे बंदरगाह इस रूट पर स्थित है। यह हमारा पहला रूट था। दूसरे बात करते हैं भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग की। नंबर जो रूट है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग की। तो मेडिटेरियन ओशियन और इंडियन ओशियन का जो रूट है, पहली बात जो ध्यान रखनी है, विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग यही है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को यह सुविधा देता है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या को यह क्या देता है? फैसिलिटी यानी सुविधा देता है। दूसरी बात, जोड़ता किसे है? पश्चिमी यूरोपियन को, यूरोप के देशों को या उत्तरी अफ्रीका के देशों को दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों से जोड़ता है। तो यूरोपियन देशों व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को आपस में जोड़ता है। ये 2 नंबर जो रूट है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस रूट के बनने के बाद में उत्तर माशा जो रूट है, मार्ग जो है, उसका महत्व कम हो गया है। क्या? क्योंकि जब से स्वेज नहर बनी है, स्वेज नहर बनी है, तब से यह रूट जो है अत्यधिक प्रचलन में या उपयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि दुनिया की लगभग 66 से 70% आबादी को यह सुविधा देता है। दूसरी इसकी मेन बात क्या है कि जब से स्वेज नहर बनी है, पहले यूरोपियन देशों को पूरे अफ्रीका को पार करके फिर यहां सुविधा देनी होती थी, परंतु स्वेज नहर के बनने के बाद में जहाज जो है वो यहीं से चले जाते हैं। इसलिए उत्तर माशा आंतरिक मार्ग जो है उसका महत्व कम हो गया है। किस रूट के बनने के बाद में? स्वेज नहर के बनने के बाद में। दुनिया की सर्वाधिक आबादी को सुविधा देता है, बात कर ली है। विश्व का सबसे लंबा रूट यही है। उसके बाद में यहां प्रमुख पत्तनों में बात करूं तो पोर्ट सैयद, पोर्ट अदन, लिवरपूल, कोलंबो, मुंबई और सिंगापुर जैसे पतन इस रूट के प्रसिद्ध पतन है। तो ध्यान रखेंगे
कि ये इस रूट का दूसरा रूट जो है वो इसका ये प्रमुख इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम एक बार फिर से एक मैप बना लेते हैं। चलिए एक तो श्रीलंका का कोलंबो पतन, भारत का मुंबई पतन, आप पाकिस्तान का कराची भी रख सकते हैं यहां, सिंगापुर पतन, इसके अलावा लिवरपूल, पोर्ट सैयद, पोर्ट स्वेज और पोर्ट सैयद, पोर्ट सैयद, पोर्ट स्वेज और पोर्ट अदन जैसे बंदरगाह जो अरब की खाड़ी में स्थित है, ये इस रूट के प्रमुख बंदरगाह हैं। हम इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए अगले रूट पे बात करते हैं। अगला जो रूट है वो है हमारा उत्तर माशा आंतरिक मार्ग। उत्तर माशा आंतरिक मार्ग। पहले तो रूट जोड़ता किसको है? उत्तर महासागरीय मार्ग। मैं इस रूट की बात कर रहा हूं। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के चारों ओर पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज को अफ्रीका के पश्चिमी देशों और पूर्वी देशों को आपस में जोड़ने के लिए यह रूट कभी प्रयोग में लाया जाता था। यानी पहले कंट्रीज इस रूट का प्रयोग करती थी। यह रूट जो है, यहां एक पोर्ट है जिसको आप केप ऑफ गुड होप जो है वो कहते हैं। यहां कभी जहाज अपना खाना पीना करने या पेट्रोल भरवाने के लिए रुका करते थे, परंतु वर्तमान में स्वेज के बनने के बाद में ये रूट जो है वो अत्यधिक कम महत्व का हो गया है, क्योंकि अब जहाज इतनी लंबी दूरी जो है मुंबई या कोलंबो तक तय नहीं करते, जबकि वो स्वेज नहर का प्रयोग करके यहां चले जाते हैं। तो वर्तमान में ये रूट जो है यूरोपियन देशों को पश्चिमी अफ्रीका से जोड़ने के लिए ही प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस रूट की बात करते हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। पश्चिमी यूरोपियन देशों को दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा यहां का जो रूट है, कई बारी ये रूट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो देश है यहां के कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को भी जो है सुविधाएं वो ये रूट देता है। कई बार इसका प्रयोग आगे भी किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा मैंने बात की कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को भी आपस में जोड़ता है ये उत्तर माशा आंतरिक मार्ग। अब क्या है, स्वेज नहर के बनने के बाद में लिवरपूल और कोलंबो के बीच दूरी लगभग 6400 किलोमीटर जो है वो कम हो गई है, इसलिए रूट इसका प्रयोग नहीं करते। और पश्चिमी अफ्रीका के देशों में ही ज्यादातर व्यापार के लिए अब ये रूट प्रयोग में लाया जा रहा है। सिर्फ इस भाग को जोड़ने के लिए ही इस रूट का प्रयोग किया जाता है। अब ये आगे वाले देशों को जोड़ने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। चलिए अगले रूट की बात करते हैं। हमारा अगला रूट है वो है, क्या नाम है उसका, दक्षिणी अटलांटिक। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, पहली बात तो उस रूट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस रूट पे महत्वपूर्ण है। चलिए, दक्षिणी अटलांटिक जो रूट है
वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भागों, पश्चिमी यूरोपियन देशों और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को आपस में जोड़ता है। तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भागों पर अफ्रीका के पश्चिमी भागों और यूरोप के पश्चिमी भागों को आपस में जोड़ता है। कौन सा रूट? दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग। दक्षिणी अटलांटिक जलमार्ग क्या क्या प्रमुख विशेषताएं बात करते हैं इसकी। पहली बात तो यह है पश्चिमी यूरोपियन, देखो सभी यूरोप से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीका देशों को किससे जोड़ता है? दक्षिणी अमेरिकी देशों से जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिकी देशों से जोड़ता है यह वाला रूट। इसके बाद में यहां एक तो कॉफी का व्यापार, क्योंकि ब्राजील प्रसिद्ध है। इसके अलावा अर्जेंटीना मांस या दुग्ध उत्पादन में प्रसिद्ध है। ब्राजील, अर्जेंटीना। इसके साथ हम ध्यान रखेंगे कि यहां के कच्चे माल को, क्योंकि यहां से काफी कच्चा माल निकलता है, इस कच्चे माल को पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता है। पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता है। कॉफी के व्यापार में जैसे ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह, सेंटोस जो पोर्ट है वो जिसे कॉफी पतन भी कहा जाता है, वो इसी रूट पर है। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो का पतन, रियो डी जेनेरियो पोर्ट, ये सब जो पतन है। इसके अलावा आप अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ये जो पतन है इस रूट के महत्वपूर्ण पतन है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, ये पतन जो है पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज से जुड़े हुए हैं इस रूट के माध्यम से। इसके अलावा मेरे बताइए कॉफी के उत्पाद यहां प्रमुख है। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी अफ्रीकन कंट्रीज में देखें तो यहां कैपटाउन बंदरगाह भी प्रमुख रूप से इस रूट से जुड़ा हुआ है। तो ये एक मार्ग है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, किस किस चीजों में प्रयोग में लाया जाता है। अगला 5 नंबर रूट, हम उत्तरी प्रशांत की बात करते हैं। पहले उत्तरी प्रशांत जलमार्ग। उत्तरी प्रशांत जलमार्ग, अब देखो ये रहा उत्तरी प्रशांत और इसके नीचे है दक्षिणी प्रशांत, दोनों की बात एक साथ ही कर लेते हैं। उत्तरी प्रशांत जलमार्ग और दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग, इन कंट्रीज को गोल है। इस पूर्वी यूरो एशियन कंट्रीज को और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के दोनों किनारों से, यानी पश्चिमी किनारों से ये दोनों रूट प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से? उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। ध्यान रखेंगे यहां एक पतन है होनोलुलु, जो कौन से द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर है। इसी रूट पर स्थित है विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट सिंगापुर। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा पोर्ट? कंटेनर पोर्ट जो है सिंगापुर, वो भी इन्हीं दोनों जलमार्गों पर स्थित है। बात करते हैं क्या क्या है इसके अंदर। दोनों जलमार्ग, मान लीजिए ये जो जलमार्ग है और ये वाले, ये दोनों जलमार्ग होनोलुलु पर आपस में काटते हैं। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा जो है वो इस दोनों रूटों को कहा जाता है। यहां जो आपस में टकराते हैं होनोलुलु को ध्यान रखेंगे ये कहते हैं। दूसरी बात क्या है, ये पोर्ट वैंकूवर को याकोहामा से भी जोड़ता है। ये पोर्ट जो है वो वैंकूवर को याकोहामा से भी जोड़ता है। याकोहामा जापान में स्थित है और वैंकूवर कनाडा का पतन है। इसको आपस में भी जोड़ने में काम में आता है ये पतन। तो याकोहामा जापान में है, वैंकूवर कनाडा के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए बात करते हैं क्या क्या है उत्तरी प्रशांत के। पहले तो प्रशांत महासागर के आर पार, और ये कहां मिलती है?
होनोलुलु में मिलते हैं। कई बात की वैंकूवर को किससे जोड़ता है, याकोहामा। जापान से जोड़ने वाला प्रमुख पतन भी यही है। इसके अलावा ये जलमार्ग पर सिएटल एक वायुयान निर्माण का केंद्र है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्थित है, लॉस एंजल्स ये भी यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया ये भी कहां स्थित है, यूएसए में। ये चारों पतन जो है वो यूएसए में स्थित है। इसी प्रकार अगर हम जापान की साइड में बात करें तो कोबे ओसाका प्रदेश, याकोहामा प्रदेश, चीन का शंघाई और सिंगापुर, ये सब बड़े पतन इसी रूट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हांगकांग को देख सकते हैं, मनीला फिलीपींस, हांगकांग मनीला फिलीपींस, विश्व की चावल अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। ये उत्तरी प्रशांत की प्रमुख बातें थी। मैंने बात की कि यहां आप देखेंगे सिएटल को, सैन फ्रांसिस्को को, लॉस एंजल्स को, कैलिफोर्निया को, चारों इस तरफ। इधर जापान की तरफ सिंगापुर आई गया हमारा। चीन में आप शंघाई पोर्ट को देख सकते हैं। जापान में मैंने बात की कि याकोहामा को देख सकते हैं, कोबे प्रदेश, ये सारे बंदरगाह इसी रूट पर स्थित है। अगले की बात करते हैं नंबर 6 की, दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग। दक्षिणी प्रशांत जलमार्ग छोटा ही है, यूरोप व अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका को देख सकते हैं, यूरोप व अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से जोड़ता है। यूरोप व ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप व अमेरिका को, यूरोप और अमेरिका को किससे जोड़ता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। दक्षिण अमेरिका को आप चिली को भी देख सकते हैं, चिली भी इसी रूट के माध्यम से जो है वो जुड़ा हुआ है इस देशों से। तो बात करते हैं क्या क्या प्रमुख चीजें यूरोप व अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से जोड़ता है। परंतु पनामा नहर के बनने के बाद में ये जो है अत्यधिक प्रमुख प्रयोग में लाया जा रहा है। हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पनामा और सिडनी। अब एक अच्छी बात बताऊं, पनामा और सिडनी के बीच दूरी अत्यधिक कम हो गई है। पहले क्या होता था, कुछ चीज मिटा लेते हैं अपने, फिर बात करते हैं कि क्या क्या प्रमुख चीजें हैं। पहले पनामा देश को पूरे अमेरिका महाद्वीप को या तो ऐसे निकलना पड़ रहा था फिर इनको, या यहां से घूम के ऐसे। परंतु पनामा नहर के बनने के बाद में यह रूट सीधा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। पनामा नहर के बनने के बाद में यह रूट जो है वो सीधा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। इन दोनों के बीच दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर कम हो गई है। या तो पूरे अफ्रीका को पार के चलो या पूरे दक्षिणी अमेरिका को पार करके जाओ, परंतु पनामा के बनने के बाद में ये रूट सीधा ही प्रयोग में लाया जा रहा है। ये एक और पतन था हमारा, मतलब रूट था हमारा, कौन सा, दक्षिणी प्रशांत। अब हम दो इंपोर्टेंट रूट पर बात करेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं, एक पनामा नहर और एक स्वेज नहर। दोनों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, कब बनी, इन सब चीजों पर बात करते हैं। तो दो रूट पर बात करेंगे। पनामा नहर की पहले मैं बात करूं, मुझे फिर कुछ मिटाना पड़ेगा।
चलिए हमें दो इंपॉर्टेंट रूट पे बात करनी है। चलिए एक बात करेंगे पनामा नहर पर, जो कि कुछ यहां स्थित है। और पनामा देश में है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच। दूसरी है स्वेज नहर, जो कि यहां स्थित है। यहां स्थित है लाल सागर और यहां स्थित है भूमध्य सागर। तो एक नहर जो है वो तो उत्तरी अटलांटिक को किससे जोड़ती है? प्रशांत से। एक जोड़ती है भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से। पहले एक एक विशेषता समझते हुए चलेंगे। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जबकि स्वेज नहर की मैं बात करूं तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तो ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है स्वेज नहर। दोनों को एक बात में समझते हुए चलेंगे। पहली बात, स्वेज नहर 160 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर? जबकि पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर? 82 किलोमीटर लंबी है। कई बुकों में इसे 72 किलोमीटर भी लिखा हुआ है। यह नहर 1869 में बननी शुरू हुई थी, निर्माण शुरू हुआ, परंतु 1956 तक चली। 1967 में मिस्र देश ने इस पर अपना अधिकार, यानी विश्व जो न्यायालय है उसने इस पर मिस्र देश का अधिकार दे दिया। तो वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के पास में है, इसका पैसा उसी को जाता है। प्रतिदिन लगभग 100 जहाज इस नहर से गुजरते हैं। इस नहर पर 3 झीलें हैं, 2 बड़े प्रमुख पतन है। ध्यान रखना है, उत्तरी पतन और दक्षिणी पतन के आपको नाम ध्यान रखने हैं। क्या क्या है? बिल्कुल, इस नहर पर 2 पतन है। उत्तर की तरफ जो पतन है उसे पोर्ट सैयद कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट सैयद। और दक्षिण का पतन है पोर्ट स्वेज। इस नहर पर 3 झीलें हैं। तो पहले तो 2 पतनों की बात करते हैं। इस पर पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज 2 पतन हैं, 3 झीलें हैं। मंझाला झील, ग्रेट बिटर झील और लिटिल बिटर झील। लिटिल बिटर झील, 3 झीलें स्वेज नहर पर स्थित है। लगभग 11 से 15 मीटर जो है ये नहर गहरी है। और मैंने बात कर दिया कितने जहाज गुजरते हैं? प्रतिदिन 100 जहाज, लगभग 11 से 12 घंटे लग जाते हैं एक जहाज को इस नहर को पार करने में। इसके अलावा इस नहर से एक रेल मार्ग शाखा मिस्र की राजधानी काहिरा और इस्लामिया को भी आपस में जोड़ती है। काहिरा की जगह आपकी बुक में कैरो लिखा हुआ है। काहिरा मिस्र की राजधानी है। एक शाखा इस्लामिया तक भी जाती है इस नहर से, तो ध्यान रखेंगे। और मैंने बात की थी कि इस नहर के बनने के बाद में कौन से 2 रूट कम हो गए? लिवरपूल से कोलंबो के बीच की दूरी जो है वो इस रूट के कारण 6400 किलोमीटर कम हो गई। दूसरी पनामा नहर मैंने बात की 82 किलोमीटर या 72 किलोमीटर है लंबी। और कोलोन
इस पर एक बड़ा फेमस बंदरगाह है। दूसरी बात, इस नहर से उत्तरी अमेरिका के दोनों भागों के बीच में व्यापार बड़ा आसान हो गया। पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करना पड़ता था, परंतु वर्तमान में सिर्फ इतने ही रूट को इससे पार करना पड़ता है। तो यूएसए के पश्चिमी और पूर्वी भागों के बीच भी यातायात जो है वो बड़ा आसान हो गया इस रूट के बनने के बाद में। दोनों तरफ के 8 किलोमीटर क्षेत्र को पहले परचेज किया गया और उस एरिया को नाम दिया गया नहर मंडल। इस नहर पर लोक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? लोक प्रणाली। होता क्या है, नहर काफी ऊपर खाबड़ भागों से गुजरती है, तो नहर पर लोक प्रणाली है। मान लीजिए जो चीज ऊंची है, नीची है, तो यहां एक लोक के माध्यम से जहाज को ऊपर उठाकर उस तल के बराबर करके अगले जो भाग है उसमें भेजा जाता है। कुछ इस प्रकार से दिखता है लोक प्रणाली। ये मान लीजिए नहर है, यहां एक जहाज से एक बड़ा सा सिस्टम लगा होगा, रैंप प्रकार का। जहाज जब यहां आके खड़ा हो जाता है तो ये रैंप जहाज को ऊपर उठा के इस तल में छोड़ देते हैं। तो इस नहर पर लोक प्रणाली स्थित है। और मैंने बात की कौन सा मंडल नाम दिया गया? नहर मंडल इसके साथ है। तीसरी बात, इसमें 3 लोक है, मीराफ्लोर, पेड्रोमिकेट और गाटून। और गाटून लोक इसके ऊपर स्थित है। ये 3 लोक इससे संबंधित है। तो इसके अलावा मैंने बात की कि न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, मैंने बात भी की थी कि न्यूयॉर्क यूएसए के इस किनारे पर स्थित है और सैन फ्रांसिस्को यहां। पहले पूरा रूट ऐसे पार करना पड़ता है, परंतु वर्तमान में भी इसे ऐसे ही पार किया जाता है। तो दो खुद के भागों के बीच में दूरी जो है वो लगभग 13,000 किलोमीटर जो है वो कम हो गई है। ये था हमारे प्रमुख जलमार्ग। अब हम विभिन्न देशों के आंतरिक जलमार्गों की बात करते हैं। हमारे सिलेबस में कुल 5 आंतरिक जलमार्ग जो है वो लिखे हुए हैं। छोटे छोटे हैं, किस देश में है, क्या क्या बातें हैं। आंतरिक जलमार्ग में हमारे पास सबसे पहले है राइन नदी का जलमार्ग। राइन का, डैन्यूब का, वोल्गा का। राइन का, डैन्यूब का, वोल्गा का, फिर है मिसिसिपी का, और फिर हमारे पास है वृहद झीलों का जलमार्ग। ये 5 पढ़ने हैं। ऊपर के 3 जलमार्ग राइन, डैन्यूब और वोल्गा, तीनों के तीनों कौन से महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। मिसिसिपी और वृहद झील, मिसिसिपी पूर्ण रूप से यूएसए में है, जबकि वृहद झील यूएसए और कनाडा के बीच में है। विश्व की सबसे बड़ी आंतरिक परिवहन का मार्ग, सबसे बड़ा जो है वो वृहद झीलों का है। 5 जिले में की बात करते हैं। पहले बात करते हैं राइन पर। राइन जलमार्ग, राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से बहती है और इसी राइन नदी के ऊपर स्थित है आपका एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम का पोर्ट जो है वो इसी राइन नदी पर स्थित है। कुल मिला के नीदरलैंड के रोटरडैम से लेकर जर्मनी के बेसल तक, स्विट्जरलैंड के बेसल तक, ये कुल जलमार्ग में से 700 किलोमीटर ये जलमार्ग नौकायान के योग्य है। तो 700 किलोमीटर इसके अंदर जो है वो नौकायान चलती हैं। इसके अलावा रूहर नदी जर्मनी से निकलती है, पूर्व में आकर राइन से मिलती है। हमने रूहर का एक औद्योगिक प्रदेश पूरा किया है। रूहर जो कभी कोयला प्रदेश के लिए प्रसिद्ध था, यूरोप की आर्थिक धुरी कहलाता था यह प्रदेश। इसी के सहारे यूरोप का लगभग लोहा इस्पात और जो आपका कोयला खनन है वो स्थित था, परंतु बाद में वर्तमान में यहाँ अत्यधिक कार निर्माण के केंद्र और विश्वविद्यालयों ने, क्योंकि धीरे धीरे कोयला जो है वो समाप्ति की ओर है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस प्रदेश पर एक नया औद्योगिक प्रदेश जो है बनता जा रहा है, जहां कार निर्माण के केंद्र और विश्वविद्यालय जो है वो खोले जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यह नदी रूहर के कोयला प्रदेश से होकर बहती है। रूहर के कोयला प्रदेश से होकर बहती है। इसके अलावा इस जलमार्ग से
प्रतिदिन प्रतिवर्ष लगभग 20,000 जहाज जो है वो बड़े जहाज गुजरते हैं एक साल के अंदर, और 2 लाख के आसपास छोटे जो नौकाएं हैं वो इस रूट पर प्रयोग में लाई जाती हैं। अत्यधिक भारी मशीनरी के लिए ये रूट प्रयोग में लाया जा रहा है, क्योंकि कोयला प्रदेश से गुजरता है, लोहे इस्पात के कारखाने हैं, तो अत्यधिक भारी यातायात के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, इन 5 देशों को सुविधा देती है ये नदी। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। नीदरलैंड के रोटरडैम से लेकर स्विट्जरलैंड के बेसल तक प्रवाहित होता है, और 700 किलोमीटर तक जो है वो ये नौकायान योग्य है। बात कर लिया विश्व का सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला आंतरिक जलमार्ग, सबसे ज्यादा की बात कर रहा हूं, यानी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग राइन नदी का है। सबसे लंबे की बात करेंगे, वोल्गा नदी का जो पार्ट है वो विश्व में सबसे ज्यादा लंबा आंतरिक जल परिवहन का रूट है। डैन्यूब नदी पूर्वी यूरोपीय, डैन्यूब की बात करूं जर्मनी में ही है। 3D जो है डुसेल्डोर्फ, डैन्यूब, एक और है, ऐसे इनके साथ हमने लोहे इस्पात के केंद्रों में भी इनकी बात की थी। तो डैन्यूब नदी जो है पूर्वी यूरोपियन देशों को सुविधा देती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से उद्गम होता है डैन्यूब नदी का, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और टारना सेवेरिन तक नौकायान योग्य है। एक जगह है टारना सेवेरिन, यहां तक नौकायान योग्य है ये नदी। इसके अलावा गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी का परिवहन करती है। गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी का परिवहन करती है। अगली बात करते हैं वोल्गा की। रूस में, पश्चिमी रूस में विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग 11,200 किलोमीटर के आसपास नौकायान योग्य है ये, और वोल्गा मास्को नहर और वोल्गा डोन नहर, इस पर 2 बड़े केंद्र हैं जो इससे निकलते हैं और सुविधाएं देती हैं। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है ये। इसके बाद में यूएसए के उत्तरी भाग में हम बात कर लेते हैं। यूएसए के उत्तरी भाग में यहां जो है वो 5 बड़ी झीलों का जलमार्ग है। यहां 5 बड़ी झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, हारून और ओंटारियो। इन 5 झीलें जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है, के बीचों बीच ये मार्ग जो है वो स्थित है, और अत्यधिक प्रयोग में भारी मशीनरी के लिए यूज में लाया जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग जैसे केंद्र, शिकागो, क्लीवलैंड, गैरी, ये सब इसी झीलों के किनारे पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग जो यही है। इसके अलावा मैंने आपको केंद्रों की नाम बात करी थी। फिर है मिसिसिपी। यूएसए के आंतरिक भाग से ओहियो तक ये जलमार्ग कुछ इस प्रकार चलता है। मैक्सिको की खाड़ी में जो है वो मिसिसिपी गिरती है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी और मिसौरी ही है, और मिनियापोलिस तक लंबे स्टीमर जो है वो इसमें चलते हैं। ये हमारा जल परिवहन का जो बिंदु था विश्व में वो पूरा होता है। अगली कक्षा में वायु परिवहन और संचार पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।